हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे ईओआरओ से संबंधित राजस्थान की पॉलिटी। ठीक है, कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी तो कोई रीज़न था उसका। आज अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। तो बात करते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। तो बात कर रहे राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, तो राज्यपाल के जो विधानमंडल तथा कानून निर्माण से जो संबंधित शक्तियाँ होती हैं ना, वो उनकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। तो कौन कौन सी देखो, यहाँ पर पहले बात करते हैं, नाम लिखो यहाँ पर विधानमंडल। विधानमंडल और साथ में बात करें कानून निर्माण। कानून निर्माण, तो ये दो चीज़ें आती हैं। ये राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। जब अपन पढ़ते हैं आर्टिकल 168 में क्या बताया गया है? 168 में बताया गया कि विधानमंडल का गठन है वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। यहाँ पर लिखो, विधानमंडल का गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, यह आर्टिकल 168 में बताया गया है। विधानमंडल तथा विधान परिषद से मिलकर बना होता है। याद रखना, विधानसभा जो विधानमंडल होगा वो विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होगा। जैसे अपन याद करें विधानमंडल, ठीक है, ये विधानमंडल है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो आ जाती है विधानसभा, ठीक है, और दूसरा बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हो विधान परिषद। दूसरा जाता है विधान परिषद। इतना थोड़ा सा याद हो गया होगा। दोबारा बात करें तो राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। राज्यपाल की विधायी शक्तियां विधानमंडल और कानून निर्माण जो है उनको, उन शक्तियों को शामिल किया जाता है राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंदर। आर्टिकल 168 अपन पढ़ते हैं, जिसमें से विधानमंडल का गठन है वो राज्यपाल करता है। ठीक है, और विधानमंडल है वो विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है। और जो राज्यपाल होता है वो क्या होता है? राज्य विधानमंडल का अभिन्न होता है। इतना थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करें तो सबसे पहले नाम आ जाता है सत्तर आहूत करना। ठीक है, सत्तर आहूत करना, इसके बारे में बात करते हैं। तो सत्तर आहूत करने में क्या बताया गया है? तो यहाँ पर लिखते हैं अपने सत्रावसान, व दूसरा नाम आ जाता है विधानसभा। विधानसभा का क्या? विघटन। ठीक है, विधानसभा का विघटन करना, ये एक विधायी शक्ति आ जाती है राज्यपाल की, जो आर्टिकल किस में बताई गई है? अनुच्छेद 174 में इनका बखान किया गया है। जब अपन आर्टिकल 174 पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? तो दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सत्रावसान मिलेगा और दूसरा विधानसभा का विघटन करना, इसका उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं, तीन चार शब्द है उनके बारे में। देखो, पहला आ जाता है कि सत्तर क्या होता है। ठीक है, सत्तर के बारे में बात करें तो याद रखना, विधानमंडल जिस अवधि में कार्य करती है वह अवधि क्या कहलाती है? सत्तर कहलाती है। ठीक है, आर्टिकल 174 जब अपन पढ़ते हैं तो आर्टिकल 174 के अनुसार विधानमंडल दो सत्रों के बीच में, अर्थात एक सत्र से अंतिम बैठक के साथ ही बात करें आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में जो समय बताया जाता है वो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सत्तर के बारे में आपको पता चल गया कि विधानमंडल जिस अवधि में कार्य करती है उसको, उस अवधि को क्या कह सकते हैं? अपन सत्तर कहा सकते हैं। दूसरा पर बात करते हैं, नाम आ जाता है सत्तर आहूत। सत्तर आहूत करना, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि सत्तर के लिए सदन को बुलाना सत्तर आहूत करना कहलाता है। ठीक है, राज्यपाल क्या करता है कि समय समय पर विधानमंडल के प्रत्येक सदन को सत्तर के लिए आहूत करता है। ठीक है, दूसरा अपन शब्द देखते हैं, नाम आ जाता है सत्रावसान। इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है? ये वो होता है जैसे कि सत्तर को समाप्त करना सत्रावसान कहलाता है। राज्यपाल क्या करता है कि समय समय पर विधानमंडल के दोनों सदनों का या फिर किसी एक सदन का क्या कर सकता है? वो समाप्त कर सकता है। फिर उसको सत्तर है उसको समाप्त कर सकता है, उसको सत्रावसान कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं, एक शब्द और आया, मैंने यहाँ पर बोला विघटन। इसके बारे में बात करते हैं, विघटन क्या होता है? तो इसका सीधा सीधा मतलब बात करें तो भंग कर देना होता है। तो किसी भी सदन को भंग कर देना विघटन कहलाता है। ठीक है,
अब बात करें तो याद रखना, जो विधानसभा को ही क्या कर सकते हो, विघटन कर सकते हो, फिर भंग कर सकते हो, विधान परिषद को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है, विधानसभा होता है, उसका विघटन की सलाह का जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये भी थोड़ा सा याद रखना। अब आगे बात करते हैं, विधानमंडल में अभिभाषण तथा संदेश भेजने का अधिकार जो आर्टिकल 175 में बताया गया है। दूसरा लिखो आप यहाँ पर, दूसरा जाता है विधानमंडल में अभिभाषण, ठीक है, विधानमंडल में अभिभाषण तथा संदेश भेजने का अधिकार, यह आर्टिकल किस में बताया गया है? आर्टिकल 175 में बखान किया गया है। ये भी एक राज्यपाल की विधायी शक्ति आ जाती है। इसके बारे में बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि राज्यपाल है ना, वो विधानमंडल के किसी भी एक सदन या फिर एक साथ समवेत दोनों सदनों का अभिभाषण कर सकता है, ठीक है। और साथ ही बात करें तो इस जो अभिभाषण के लिए क्या करेगा? सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। राज्यपाल क्या कर सकता है कि राज्यपाल विधानमंडल में किसी भी लंबित विधेयक पर विचार करने हेतु विधानमंडल में संदेश भेज सकता है। राज्यपाल के संदेश के उपरांत विधानमंडल उस विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 175 पर पढ़ते हैं और आगे जाकर तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि राज्यपाल के अधिकार के रूप में इनको वर्णित किया गया है। आगे बात करते हैं, दूसरा जाता है अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद आ जाता है? 176। 176 के बारे में बात करें तो क्या जाता है? तो यहाँ पर लिखो विधानमंडल में विशेष अभिभाषण आ जाता है, जो किस में बताया गया है? आर्टिकल 176 में बताया गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में बात करें ना गाइज। इसमें यह बताया गया है कि राज्यपाल है वो विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद में जो प्रथम सत्र के आरंभ तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ के साथ में क्या कर सकता है? वो बातचीत कर सकता है। साथ ही बात करें तो विधानमंडल के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा तथा विधानमंडल को उसके आह्वान का कारण बताएगा। राज्यपाल का यह अभिभाषण होगा, यह मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और बात करें तो जब विधानमंडल होता है, विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ में एक साथ वो एकत्रित होते हैं ना, तो उनके अंदर से क्या होता है कि राज्यपाल विधान परिषद का सभापति तथा विधानसभा का अध्यक्ष के मंच के अंदर क्या करता है? अपने अपने साथ में आसन ग्रहण करवाते हैं। तथा और बात करें तो विधान परिषद का जो सभापति होता है वो दाईं तरफ, और विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो बाईं तरफ आसन ग्रहण करता है, और बीच में कौन करता है? राज्यपाल होता है। जैसे इस प्रकार से और इस प्रकार से यहाँ पर राज्यपाल की चेयर होती है, ठीक है। और बात करते हैं अपन आगे, तो राज्यपाल के अभिभाषण का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 175 में भी है तथा आर्टिकल 176 में भी है, ये भी याद रखना। 175 के तहत बात करें तो अभिभाषण में किसी निश्चित अवसर पर उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 176 क्या कहता है कि आर्टिकल 176 में जो विशेष अभिभाषण है वो 2 अवसरों पर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं, जब अपन राजस्थान की विधानसभा देखते हैं तो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने 2 विधानसभाओं में आरंभिक अभिभाषण दिया गया था, तो वो 3 लोग आते हैं। एक का नाम आ जाता है गुरुमुख निहाल सिंह आते हैं, ठीक है, निहाल सिंह आते हैं। दूसरा बात करते हैं तो दूसरा कौन आ जाते हैं? ये आ जाते हैं हुकुम सिंह, ठीक है। और तीसरा बात करते हैं तो नाम आ जाता है रघुकुल तिलक आ जाते हैं। देखो गाइज, अपन थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि अपने पास में समय कम है, बहुत सारे सब्जेक्ट अपने को करने हैं। तो गुरुमुख निहाल सिंह, हुकुम सिंह और रघुकुल तिलक आ जाते हैं। तो ये क्या आते हैं? जिन्होंने 2 विधानसभाओं में आरंभिक अभिभाषण दिया गया था, जो आर्टिकल 176 के अंदर इनका बखान किया गया है। और बात करें तो राज्यपाल के ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल जिन्होंने विधानसभा में आरंभिक अभिभाषण दिया गया था, तो वो याद रखना 1999 में दिया गया था। नाम था उनका NL टिब्रेवाल, ठीक है, टिब्रेवाल के द्वारा दिया गया था। एक कार्यवाहक राज्यपाल थे।
अब बात करते हैं नेक्स्ट विधायी शक्ति आ जाती है कौन सी, आर्टिकल 192 के बारे में बात करते हैं। तो विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय, ये विधायी शक्ति आ जाती है। यहाँ पर लिखो विधायकों की अयोग्यता, विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय, ये इसके बारे में बात करते हैं जो आर्टिकल 192 में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य आर्टिकल 191(1) में वर्णित जो योग्यताओं से ग्रस्त होने जो होती है ना निहरताओं से ग्रस्त होने पर उसकी इनकी जो अयोग्यता जैसे दल बदल को छोड़कर से संबंधित विवाद का निर्णय है वो कौन करेगा, राज्यपाल करता है। ऐसा निर्णय करने से पहले राज्यपाल क्या करेगा गाइज, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से राय लेता है और उसकी राय के अनुसार कार्य करता है। राज्यपाल का जो निर्णय होगा वो अंतिम माना जाता है। ठीक है, जब अपन 10वीं अनुसूची पढ़ते हैं उसमें अपन बात करें तो उसमें से क्या किया गया कि सांसदों को दल बदल संबंधी अयोग्यता का विवाद का जो निर्णय होगा वो पीठासीन जो अधिकारी होता है, पीठासीन जो अध्यक्ष होता है या सदन का जो अध्यक्ष होता है वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा आ जाता है, आर्टिकल 188। आर्टिकल 188 क्या कहता है कि विधानमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाना है। ठीक है, यहाँ पर लिखो विधानमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाना, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या बात की गई है कि अनुच्छेद 188 के अनुसार विधानमंडल के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान है वो ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या फिर उसके द्वारा, इसके अंदर से क्या होता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष क्या करता है, सपक्ष ग्रहण जो शपथ है वो ग्रहण करता है। दूसरा बात करें तो विधान परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाने हेतु राज्यपाल ने विधान परिषद के सभापति को नियुक्त कर दिया, जबकि विधानसभा के सदस्यों की शपथ दिलाने हेतु राज्यपाल होता है वो क्या करता है, जितने भी चुनकर आए हैं उनमें से विधानसभा के किसी भी एक अनुभवी सदस्य को क्या कर देता है, प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त कर देता है, जो विधानसभा के सदस्यों को क्या करता है, शपथ दिलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा आ जाता है छठी विधायी शक्ति आ जाती है कौन सी, विधानमंडल में प्रतिवेदन पेश करवाना, इसके बारे में बात करते हैं। ये छठी विधायी शक्ति आ जाती है राज्यपाल की। अब क्या करता है कि राज्यपाल है वो विधानमंडल में जितनी भी संस्थाएं होती हैं उनसे वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाता है। पहला बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आ जाता है 151 अपन पढ़ते हैं 151(2) के बारे में, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के राज्यों के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन देना आता है। दूसरा आ जाता है, दूसरा कौन सा देखेंगे, 243(j) देख लेंगे। इसमें से बात करें तो इसके अंदर से क्या जाता है गाइज, वित्त आयोग की जितनी भी सिफारिशें होती हैं वो इसके अंदर से बात की गई हैं। दूसरा आ जाता है 323 आता है ना, 323(2) है। इसमें से क्या जाता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो प्रतिवेदन होते हैं उनको देखा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें बात की गई है कि विधानमंडल के अंदर से जो प्रतिवेदन पेश करवाना है वो राज्यपाल के अंदर होता है, जो आर्टिकल 151(2), दूसरा 243(j) और 323(2) के बारे में बात की गई है। ठीक है, 151(2) के बारे में बात करें तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से राज्य लेखाओं का जो संबंधी प्रतिवेदन होता है उसको प्रस्तुत करवाना जाता है। 243(j) में बात किए थे तो जो वित्त आयोग की सिफारिशें होती हैं उनको देखने को मिल जाता है, और 323(2) में बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग की जो प्रतिवेदन है उनको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सातवीं विधायी शक्ति आ जाती है विधानमंडल के कुछ सदस्यों का क्या करना, मनोनयन करना, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जब मनोनयन की बात आ जाती है तो आर्टिकल कौन सा, 171 अपन देखते हैं। 171 के अनुसार वो क्या करता है कि राज्यपाल विधान परिषद की कुल संख्या का 1/6 भाग, कितना, 1/6 भाग
1/6 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करना है जिसमें साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गई, सहकारी आंदोलन और या पर समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर से विशेष ज्ञान रखते हैं, उनका चुनाव करता है। ठीक है, अगर बात करें आर्टिकल कौन सा 333, इसके बारे में बात करते हैं। तो 3.3 में क्या बताया गया है कि 3.3 के अनुसार आर्टिकल 333 के अनुसार राज्यपाल को यदि एक समाधान हो जिसके अंदर से क्या होता है कि विधानसभा में अंगल भारतीयों का जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो तो वह क्या करता है, एक अंगल भारतीयों को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। राजस्थान में एक बार भी अंगल भारतीय विधानसभा में मनोनीत सदस्य नहीं हुआ है। याद रखना कि अभी तक इसमें राजस्थान का इसमें यूज नहीं किया गया है। दूसरा बात करते हैं 104 के बारे में। 104वें संविधान संशोधन के अंदर से क्या होता है, 104वां कब होता है, 2009 में होता है। इसमें से क्या किया गया कि अंगल भारतीयों का मनोनयन का प्रावधान था वो क्या कर दिया जाता है, इसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 8वीं विधायी शक्ति आ जाती है जिसका नाम लिखो कुछ विधेयकों को विधानमंडल में पेश करने से पूर्व राज्यपाल की सिफारिश। ठीक है, राज्यपाल की सिफारिश, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या बात की गई है, पहला 2 ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी, एक का जाता है धन विधेयक, ठीक है, और दूसरे का बात करें तो आ जाता है वित्त विधेयक। धन विधेयक के बारे में बात करें तो ये 207(1) में बात की गई है आर्टिकल, और ये दूसरे वाला भी 207(1) में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट विधायी शक्ति के बारे में बात करते हैं। जो पारित विधेयक होते हैं उनके ऊपर राज्यपाल की अनुमति के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर लिखो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो ये किस में बात की गई है, आर्टिकल 200 में बताया गया है। इसमें बात करें 200 के अनुसार क्या होता है कि राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बाद में कानून बनता है। जब कोई भी विधेयक क्या होता है कि विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो क्या होता है कि राज्यपाल के पास में विधेयक के संबंध में 4 विकल्प होते हैं। कितने होते हैं, अब उन 4 विकल्पों के बारे में बात करें तो पहले वाले में क्या हो जाता है कि वह विधेयक पर अनुमति प्रदान कर सकता है। दूसरा बात करें तो जो विधेयक उसके पास में आया है वो उसके उन पर अनुमति रोक सकता है। तीसरा बात करें तो वो क्या कर सकता है कि वह विधेयक धन विधेयक को छोड़कर सदन के समक्ष क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। और चौथा बात करें तो वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ के लिए सुरक्षित रख सकता है। 4 चीज़ों पर काम होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने 2 चीज़ें बोली, जैसे धन विधेयक बोला, एक साधारण विधेयक बोला, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाता है साधारण विधेयक और दूसरा जाता है कौन सा, धन विधेयक। इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो साधारण विधेयक के बारे में बात करें ना तो सबसे पहले स्वीकृत कर सकता है राज्यपाल, कोई बात नहीं है। अस्वीकृत भी कर सकता है, ये बात भी सही है। पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है, ये भी ठीक है। और राष्ट्रपति के लिए भी वो क्या कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है उस फैसले को। धन विधेयक के बारे में बात करें तो देखो स्वीकृत भी कर सकता है, ठीक है, अस्वीकृत भी कर सकता है। लेकिन धन विधेयक के अंदर से एक कंडीशन आ जाती है, वो वापस नहीं क्या नहीं कर सकता, वापस जो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। ठीक है, और लास्ट में बात करें तो वो राष्ट्रपति के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। तो याद रखना इसमें से यही आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और बात करें तो जब अपन आर्टिकल 200 पढ़ते हैं तो 200 के अनुसार राज्यपाल के लिए स्वीकृति देने हेतु समय की जो अवधि होती है निर्धारित किया गया है, वो कोई भी नहीं निर्धारित नहीं गया है, उसके अंदर से कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। आगे बात करें तो राज्यपाल है वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, बात मैंने यहाँ पर बताई। बाद में बात करें, लेकिन जो साधारण विधेयक होता है उसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है।
अगर जैसे आपने क्या किया, राज्यपाल ने साधारण विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया गया, तो वापस लौटाए गए किसी भी साधारण विधेयक को विधानमंडल में पुनर्विचार के उपरांत संशोधित सहित और संशोधित रहित पारित कर दें तो इसमें से विधेयक उस पर क्या कर सकता है, राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है। ये भी याद रखना, ठीक है। और बात करें तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक भी सकता है और एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राज्य विधानमंडल में संशोधन या फिर संशोधित रहित पुनः राज्यपाल के पास में भेजा जा सकता है, ठीक है। और बात करें तो राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित भी कर सकता है। चीज़ें आपने यहाँ पर देखी। और बात करें अपन तो राज्यपाल है वो विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ में सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति कौन से विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए भेज सकता है तो वह राज्यपाल स्वविवेक पर निर्भर कर सकता है। ऐसा करने की कौन सा राष्ट्रपति के पास में भेजे, कौन सा राष्ट्रपति के पास में नहीं भेजे, ये सारा का सारा काम किस पर रहता है, राज्यपाल के पास में रहता है कि मैं ये जो निर्णय है ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखूं या फिर नहीं रखूं, ये राज्यपाल के पास में रहता है। अब बात करते हैं अपन 200 तो देख लिया, 201 देखते हैं। आर्टिकल 201 में क्या बताया गया है कि इस प्रकार के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने का उल्लेख देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास में अगर कोई भी मामला भेज दिया जाता है तो उनके पास में तीन केस देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे उन्हीं के बारे में अपन बात करते हैं। तो पहला जाता है कि वह विधेयक पर अनुमति प्रदान कर सकता है। दूसरा बात करें तो वह विधेयक को अनुमति को रोक सकता है, ठीक है। और तीसरा बात करें तो वह विधेयक को सदन के समक्ष पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। लेकिन अगर बात करें कौन सा आ जाता है, धन विधेयक को छोड़कर, ये थोड़ा सा याद रखना। और बात करें अपन गाइस तो देखो आर्टिकल 201 में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि जैसे किस प्रकार से मामले भेजे जा सकते हैं, तो राज्यपाल के पास में वापस भेज दिया गया, ठीक है, तो राज्यपाल उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल में पारित करवाकर पुनः राष्ट्रपति को भेज सकता है। पुनर्विचार के उपरांत पुनः लौटाए आए जो विधेयक हैं उनके पास में राष्ट्रपति को लिए बाध्य नहीं है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। और बात करें तो राष्ट्रपति इसके संदर्भ में जो निर्णय है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की परामर्श से ले सकता है। अब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्तियां किस प्रकार से हैं? जैसे अनुमति दे भी सकता है, अनुमति रोक सकता है, ठीक है। तीसरा बात करें तो राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि विधेयक को राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए लौटा दें। तीसरा बात करें तो विधानमंडल इस विधेयक को संशोधित सहित 6 माह के भीतर पुनः पारित कर राष्ट्रपति को भेज दें, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं। अब बात करते हैं विधायी शक्तियों के अंदर से नेक्स्ट आ जाता है 10वीं, कौन सी लिखोगे, वीटो शक्ति, ठीक है, वीटो शक्ति, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो बात करें वीटो शक्ति के बारे में तो विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल द्वारा कानून बनाने रोकने के लिए जो शक्ति होती है उसको वीटो शक्ति कहलाती है, ठीक है। मतलब कि जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल द्वारा कानून बनने से रोकने की जो शक्ति होती है उसको क्या कहते हैं अपने, वीटो शक्ति कहलाती है। मतलब कोई भी कानून बनने के लिए अंदर से क्या कर सकता है, राज्यपाल रोक सकता है, तो वो वीटो शक्ति कहलाती है, ठीक है। अब बात करें भारतीय संविधान में वीटो शब्द का प्रयोग आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। जबकि बात करें आर्टिकल 200 में राज्यपाल को प्राप्त शक्तियों को जो शक्तियां होती हैं उनको वीटो शक्तियों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब जैसे कौन कौन सी वीटो शक्तियां होती हैं, पहला बात करते हैं, नाम आ जाता है आत्यंतिक वीटो, ठीक है, इसको कह सकते हैं अपन एब्सोल्यूट वीटो के नाम से जाना जाता है। इस वीटो शक्ति के अंदर से क्या होता है कि राज्यपाल द्वारा विधानमंडल में पारित किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक लेने की शक्ति होती है, वो होती है ये आत्यंतिक वीटो या फिर एब्सोल्यूट वीटो इसको कहा जा सकता है, ठीक है। और इस वीटो से विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक समाप्त हो जाता है, ठीक है, और अधिनियम नहीं बन पाता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करते हैं, राज्यपाल है इस वीटो शक्ति का प्रयोग कब करता है, ये मुख्यमंत्री की सलाह से कर सकता है, क्योंकि कोई भी विधेयक होता है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के समर्थन के बिना पारित नहीं हो सकता, ठीक है। और विधानमंडल द्वारा
पारित किसी भी विधेयक पर मुख्यमंत्री सामान्यतः राज्यपाल को इस वेटो शक्ति का जो प्रयोग करने के लिए सलाह नहीं दे सकता है, ये भी याद रखना। इस प्रकार जो सामान्य वेटो होता है इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ आ जाती हैं, उन परिस्थितियों के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा इस वेटो शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर आ जाता है। दूसरा बात करें अपन, दूसरा आ जाता है कि ऐसी परिस्थितियां जब सरकारी विधेयक पारित हो जाए और राज्यपाल की अनुमति मिलना शेष हो तो मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाए और नए मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को इस वेटो शक्ति का प्रयोग करने की सलाह दी जा सकती है। दो चीज़ें आपको देखने को कहीं पर मिल जाती हैं। अब दूसरी जो वेटो शक्ति आ जाती है उसको कहते हैं अपन निलंबनकारी। ठीक है, निलंबनकारी वेटो शक्ति, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो निलंबनकारी वेटो है इसके बारे में बात करें तो विधानमंडल में पारित किसी विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाना वो होता है निलंबनकारी वेटो, ये भी याद रखना। राज्यपाल द्वारा लौटाए गए किसी भी विधेयक को यदि विधानमंडल के दोनों सदन द्वारा साधारण बहुमत से पुनः पारित कर दे तो राज्यपाल उस विधेयक को स्वीकृति दे या नहीं दे उसके लिए बाध्य नहीं है, ये भी याद रखना। ठीक है, इस बात का मोटा मोटी अर्थ ये निकलता है कि विधानमंडल द्वारा इस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कर देने पर राज्यपाल इस वेटो शक्ति का निरस्त किया जा सकता है। जो इस शक्ति का प्रयोग करने के बाद में क्या कर सकता है, उस विधेयक को राज्यपाल क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है। आगे बात करें तो राज्यपाल है वो धन विधेयक के मामले में इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, निलंबनकारी वेटो का औरों पर कर सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी जो आ जाती है वेटो शक्ति, नाम आ जाता है उसका जेबी वेटो शक्ति। जेबी वेटो शक्ति के बारे में बात करें तो जब अपन आर्टिकल 200 पढ़ते हैं तो 200 के अंदर से क्या किया गया है कि किसी भी विधेयक पर राज्यपाल द्वारा अनुमति देने, अनुमति रोकने अथवा पुनर्विचार लौटाने हेतु समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरा बात करें तो राज्यपाल द्वारा किसी भी विधेयक पर प्रतिक्रिया न करना क्या कहलाता है, पॉकेट वेटो कहलाता है, फिर जेबी वेटो कहलाता है। ठीक है, जब राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति नहीं दे, अनुमति रोक दे, न ही पुनर्विचार के लिए लौटाए और ना ही राष्ट्रपति को विचारार्थ के लिए भेजे तो वो क्या कहलाता है, पॉकेट वेटो कहलाता है, फिर जेबी वेटो कहलाता है। ठीक है, तो ये थी गाइज यहाँ पर राज्यपाल की वेटो शक्तियों के बारे में। आगे बात करते हैं विधायी शक्तियों के अंदर से नेक्स्ट जो शक्ति आती है उसका नाम आ जाता है अध्यादेश वाली। अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, करने की शक्ति, ये भी क्या होती है, राज्यपाल की विधायी शक्ति होती है। इसके बारे में बात करें तो ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 213 में बात की गई है। आर्टिकल 213 के बारे में बात करें तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कानून बनाने की शक्ति सामान्यतः व्यवस्थापिका में निहित होती है। ठीक है, और भारत में किसी भी राज्य के मामले में विधि निर्माण की जो शक्ति होती है विधानमंडल के पास में प्राप्त होती है। और बात करें तो किसी विशेष परिस्थितियों के अंदर से क्या हो जाता है कि विधि निर्माण में जो शक्ति है वो अस्थायी रूप से कार्यपालिका को प्रदान कर दी जाती है और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए जो कानून को अध्यादेश कहलाते हैं, ये भी याद रखना। और भारत में विभिन्न राज्यों में राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त होती है। अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो शक्ति आती है ये कब प्रभावित होता है, ये 1935 में प्रभावित होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, जब अपन आर्टिकल 213 पढ़ते हैं, 213 के अनुसार क्या बताया गया है कि जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है तथा राज्यपाल को समाधान हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर से क्या होता है कि विधान विद्यमान है ना उनके अंदर से तुरंत कार्रवाई किया जाना आवश्यक होता है। तो राज्य सूची के अंदर से राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के किसी भी विषय के अंदर से राज्यपाल है वो अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है, ये थोड़ा सा याद रखना। तो ये सारी की सारी क्या थी, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ थी। अब बात करते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ, यहाँ पर लिख सकते हो आप वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ लिखा मैं इसलिए नहीं रहा कि गाइस टाइम बहुत कम है अपने पास में, तो अपने को जल्दी जल्दी जितना हो सकता है अपने को सल्टाना है। विधायी शक्तियों के बारे में बात करते हैं या फिर वित्तीय शक्तियों की, विधायी शक्तियाँ अपने देख ली, वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करते हैं।
तो सबसे पहला नाम आ जाता है आर्टिकल 207 का। 207 में क्या किया गया है कि धन विधेयक तथा वित्त विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से पेश किए जा सकते हैं, जो आर्टिकल 207 में बताए गए। दूसरा बात करते हैं 202 का। 202 में क्या किया गया कि राज्यपाल प्रति वर्ष विधानसभा में बजट पेश करवाता है, ये भी याद रखना। दूसरा बात करते हैं आर्टिकल 267। 267 ये कहता है कि राज्य की आकस्मिक निधि है वो राज्यपाल के अधीन होती है। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं 243 जय के बारे में। 243 जय क्या कहता है? 243 जय ये कहता है कि पंचायतें और नगर पालिका की वित्तीय स्थितियों की समीक्षा हेतु राज्यपाल प्रति वर्ष मतलब प्रति 5 साल के अंदर से क्या होता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन करवाता है। ये सारी की सारी 2-3 शक्तियाँ हैं, 207, 202, 267, 243 है, ये वित्तीय शक्तियाँ हैं राज्यपाल की। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।